आपको सीधा लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। विभिन्न नगरीय निकाय के उपचुनाव थे जो हमारा अपना विश्वास कायम रख रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद भी है और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की कुशल संगठन के नेतृत्व और सरकार के ऊपर विश्वास जनता का ये उसका परिलक्षण है, प्रतिछाया है। वैसे तो माननीय वी.डी. शर्मा जी ने सारी बात कह दी, मैं भी इसमें दोहराना है कि थोड़ी सी आउटलाइन पे बात कर लेता हूँ। सबसे अच्छी जानकारी आप ही के पास है, सबके पास है, मैं उसको केवल स्मरण कराऊंगा। अब मैं उसमें दोबारा क्या बोलूँ, लेकिन ये एक शुरुआत करता हूँ कि हम सबके सामने यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन समय कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए और ऐसे में जलराशि का उपयोग होना चाहिए। तो उन्होंने नदी जोड़ों की कल्पना दी थी और नदी जोड़ों के माध्यम से एक बड़ा विराट उनका अपना दर्शन था। सच मानो तो उस समय कई लोगों को लगा भी था कि ये संभव है क्या, ये तो प्रकृति जन्य है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसी बात को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा जब हमारी मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि मोहन जी ये बहुत अच्छा उम्दा आइडिया है, इस पर बढ़ना चाहिए और हमारे राज्यों के अंदर कतिपय कारणों से ये उलझते हैं मुद्दे बिना बात के, और ये जल तो अपने आप रोको, उपयोग करो, अच्छी बात है, अन्यथा उसका अपनी गति है, वो समुद्र से जो उनका नियत मिलन स्थल है वहाँ तक जाएगा, लेकिन लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने भी उस बात को उनकी बात को गौर से समझते हुए हमने कहा कि वो अड़चन क्या है, उलझन क्या है, उस उलझन को समझते हुए पहले हमारे पास एक प्रोजेक्ट था केन बेतवा। अब केन बेतवा से शुरू करता हूँ। केन बेतवा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी के समय भी वो हमारा प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था, लेकिन फॉरेस्ट की लैंड टनल के कारण से, उसकी लागत बढ़ने के कारण से और आपस में कुछ विभागों के तालमेल के कारण से भटक रहा था। हमने इसको गंभीरता से आगे लिया और रिजर्व फॉरेस्ट का जो इलाका था उसमें टनल बना करके और पूरे प्रोजेक्ट पे दोबारा 3-4 मीटिंग हमारे यहाँ की, और जो उसकी लागत, ये बात सही कि बड़ी लागत बढ़ रही है और केवल 10% राशि हमारी लगेगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, बाकी 90,000 करोड़ की राशि भारत सरकार देने वाली। तो ऐसे में पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी थे, बाद में अभी पाटिल जी है, CR पाटिल जी के साथ हमारी 3-4 मीटिंग हुई। मुझे इस बात का संतोष है, न केवल हमने समस्या का समाधान किया बल्कि सीमित समय में उसके टेंडर लगा करके आज आपके बीच में डिस्क्लोज कर रहा हूँ, यहीं से बात शुरू करूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर, अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ों का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे लगभग 11 जिले हैं। जो आपकी जानकारी में है, आप केवल बुंदेलखंड वो इलाका था जो सदैव अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता और हर काल में अपने आप को हर दुश्मन के सामने डट करके सीना ठोक करके खड़ा है, जहाँ के लोगों ने अपने खून को पानी समान लड़ करके जान गंवाने में क्षण भर की देर नहीं की, लेकिन प्रकृति की मार के कारण से पूरा क्षेत्र गरीब था। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले, इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम ये सिंचाई करेंगे, जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा, सागर, ऐसे करके 8.11 लाख हेक्टेयर हमारी ये सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर उनके, अर्थात पूरा बुंदेलखंड इस पानी से सरसब्ज होगा। इसके अलावा पेयजल की सुविधा अलग मिलेगी। 25 तारीख के दिन माननीय मोदी जी ने इसमें आने की स्वीकृति दी है। हमारे लिए दोपहर 1 बजे इसका बड़ा भव्य आयोजन छतरपुर जिले में किया जाएगा। दूसरा एक उसके पहले का 20 साल से लगभग एक पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये 3 नदियों का लिंक योजना का प्रस्ताव राजस्थान सरकार के साथ उलझा हुआ था। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ से भी आपत्तियाँ थी, राजस्थान को भी कुछ मंजूर नहीं था। जो भी कुछ कारण रहे होंगे, कुछ हमारी विरोधी विचारधारा की सरकारें थी, परस्पर होने के कारण से अटका रही थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये PKC योजना के तुरंत लागू होने से हमारा ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात श्योपुर से लगा करके आगर तक के
ये जो हमारे 11 जिले हैं, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना, ये सारे जिले तीनों नदियों के जुड़ने से इनकी पूरी स्थिति बदलने वाली है। और एक तरह से ये चंबल का हमारा जो बेल्ट है, ये अपनी पानी की उपलब्धता के कारण से न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि आबादी के क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक निवेश की दृष्टि से बहुत आदर्श क्षेत्र बनेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस नदी जोड़ो अभियान में हमने माननीय, आपको ध्यान में होगा, हमने मुख्यमंत्री को यहाँ आए भी थे, माननीय भजन लाल जी, हम वहाँ राजस्थान गए, माननीय पाटिल साहब जी के साथ बैठे और मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में मैं स्वयं जयपुर में जाकर के प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे दोनों राज्यों का एक तरह से सहमति देते हुए इस योजना पे आगे बढ़ते 70,000 करोड़ की इस नई परियोजना को भी प्रारंभ कराएंगे। उपलब्ध जलराशि के आधार पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बड़ा आश्चर्यजनक भी लेकिन ये ध्रुव सत्य है। मध्य प्रदेश जलराशि के मामले में, अब आमतौर पर जलराशि की बात करते तो हिमाचल दिखता है, हिमालय में हमको गंगा जी, यमुना जी, बड़ी बड़ी नदियां, उनकी जलराशि, लेकिन इस समग्र जलराशि की सभी नदियों का आकलन अगर करें, सोन से लेकर नर्मदा तक और बाकी सब नदियों को जोड़े, तो मध्य प्रदेश कम नहीं है, उनसे 21वां है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन अपनी नदियों की जलराशि का सही उपयोग कर ले तो इस दिशा में हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना और दिया है, हमने उस पर भी काम किया है। राज्यों से नदी जोड़ो, वो तो होना ही चाहिए, हाँ, लेकिन हमारा भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो अपने राज्य की अंदर की नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। तो राज्य के अंदर की नदी जोड़ो अभियान को हमने हाथ में लिया है और इससे हमारी दोनों तरह की कठिनाइयों को देखा गया कि एक तरफ जैसे इंदौर से निकलने वाली कान नदी, जिसको कोई खान भी कहता, कान भी कहते हैं, खान नदी आमतौर पर छिपराजी में आकर के हमारे मूल नदी के धारा को प्रभावित करती है। उसमें इंदौर का कई बार ये जो सीवर का पानी वगैरह मिलता है तो उज्जैन का पानी गंदा हो जाता है। तो ऐसे में इस नदी को उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक डक्ट के माध्यम से पूरी की पूरी नदी पलटा करके गंभीर नदी की डाउन स्ट्रीम है, ऊपर में हमारा डैम बना तो वो नीचे पूरी खाली जगह है, तो ये पानी पूरा वहाँ शिफ्ट करते हुए और उद्योगों को भी देंगे शुद्ध करके। और ये जो हमारी लगभग 1980 के बाद से हमारे हर कुंभ में हमने छिपराजी के जल से स्नान नहीं करा पाए, क्योंकि हमारी वर्षा गर्मी में सिंहस्थ आता है। 80 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 92 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 2004 का सिंहस्थ हमने गंभीर नदी से कराया, 2016 में गंभीर भी कम पड़ गया तो नर्मदा जी से कराया। तो साधु संतों सहित सबकी मांग रहती थी कि हम स्नान करने छिपराजी में आते और छिपराजी का जल नहीं मिलता है। मुझे इस बात का संतोष है, हम वो अपना जो अशुद्ध पानी अलग करके न केवल छिपराजी का पानी के संग्रह की हमने योजना बनाई कि वर्षा जल को संग्रहित करके ये भी एक अच्छा प्रयोग पहली बार कर रहे हैं। सवरखेड़ी डैम के आधार पर वर्षा का पानी छिपराजी का संग्रहित करेंगे, लेकिन वहां डैम बनाते तो बड़े पैमाने पे इंदौर और उज्जैन के गांव कई डूबते, तो हमने उससे बचाने के लिए वर्षा का पानी के लिए बरसात में ही पंप लगा करके सिलारखड़ी डैम में पूरा एक बड़ा टैंक, बड़ा तालाब स्टोरेज के रूप में काम आएगा। ये पानी हमारी बिजली से हम संग्रहित करेंगे और उसके बाद फिर ग्रेविटी के माध्यम से सने सने उसको छोड़ करके पूरे साल, केवल सिंहस्थ में नहीं, पूरे साल छिपराजी का जल मिलेगा, ताकि ये जो सबकी भावना का सम्मान भी हो और सच्चे अर्थों में उज्जैन की इस भाव के आधार पर कि हम अपने धार्मिक स्थलों पर जो मन की भावना रहती है उस पर काम करते हैं। लेकिन और ऐसे गरीब कल्याण के काम आपने ध्यान दिया होगा, 7 दिन के अंदर ही हमने हुकुमचंद मिल पर मजदूरों की राशि लौटा करके जो बड़े पैमाने पर 4,800 से ज़्यादा श्रमिक परिवार के 224 करोड़ का भुगतान किया था, जिसके माध्यम से 30 साल पुराना एक विवाद चल रहा था, जिसके बलबूते पर कई 1,000 से ज़्यादा लोग तो काल के प्रभाव में दिवंगत हो गए। हमने कहा कि नहीं, ये गारंटी सरकार की थी। एक छोटी सी उलझन के कारण से कलेक्टर कहते थे हमने लीज पे इंडस्ट्री वाले को दिया, तो इंडस्ट्री की सारी देनदारी इंडस्ट्री वाला देगा। इंडस्ट्री है ही नहीं, जो 60-70 साल पहले, 100 साल पहले मिल लगा था वो मर गए या पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसे में मजदूर और सरकार के बीच क्लेश था। हमने पॉलिसी बनाई पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे कोई भी उलझे हुए मसले जिन पे
मजदूर और सरकार के बीच में लैंड को लेकर दिक्कत है, तो हमने कहा ये लैंड सरकार ले लेगी, लेकिन 200 करोड़ 300 करोड़ 400 इसके बलबूते पर न केवल हुकुमचंद मिल बल्कि इस मॉडल पे पहले हमने उज्जैन में विनोद विमल मिल का समाधान किया था। अब बताइए 224 करोड़ कुल देना था हुकुमचंद मिल वालों को, लेकिन ये जमीन हमको हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 3000 करोड़ की जमीन मिली। तो ऐसे में सरकार के कोई नुकसान भी नहीं हुआ और मजदूरों का समाधान भी हो गया। दिवाली की तरह आनंद आया उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसका लोकार्पण किया था। इस अवसर पर हमने कहा कि जेसी मिल ग्वालियर, सज्जल मिल रतलाम, उज्जैन का श्री सिंथेटिक पाइप फैक्ट्री या प्रदेश के ऐसे कौन कौन से लेबर से उलझे मसले गरीबों के लिए, इस सब पे हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये कुछ चीज़ें तो मैं आपको बाकी डिटेल बाद में बता दूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो बात अपन कह रहे हैं कि हमारे जितनी भारत सरकार की स्वनिधि योजना, संबल योजना के माध्यम से 1,73,00,000 से लोगों का पंजीयन हमने किया, जिसमें 40,000 से अधिक लोगों को 895 करोड़ की राशि का एक साल में हमने वितरण किया है। सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, जिसमें 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र हमारे द्वारा दिए गए हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर के ऐसे कई सारे हमारे अपने प्रयोग चल रहे हैं, जिसके आधार पर सरकार ने अपनी गरीब कल्याण की भावना का जन प्रकटीकरण का काम किया है। किसान कल्याण के कामों की माननीय हमारे पीडी शर्मा जी ने बात कही है कि हमने साइबर तहसील के माध्यम से पहली बार दस्तावेज पंजीकरण देश के अंदर पहली बार हुआ है। इधर आप रजिस्ट्री कराएंगे, इधर अपने आप पटवारी वो ग्वालियर में हो, रीवा में हो, सागर में हो, इंदौर में हो, रायसेन में हो, अपने आप यहीं से साइबर तहसील के आधार पर अपने आप नाम चढ़ जाएगा। आमतौर पर ये दो विभाग अलग अलग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग है, पंजीयन विभाग अलग है, लेकिन इधर अपन कराएंगे और हो जाएगा। और केवल रजिस्ट्री नहीं, बंटवारा परिवार के अंदर भी होता है। संपत्ति का परिवार का बंटवारा होगा तो बंटवारे में भी सही तरीके से उसके खसरा खतौनी से लेकर के नक्शे के अंदर तरतीब कराने तक का सारा काम उसके अंदर होने वाला है। इसी प्रकार से श्री अन्न को लेकर के 1000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हमने अपने किसान भाइयों को श्री अन्न रानी दुर्गावती योजना के आधार पर इसका हमने मदद करने का प्रयास किया। गेहूं के आधार पर 125 रुपया बोनस का हमने घोषणा की है, मुझे इस बात का संतोष है। सोयाबीन को 4,892 रुपये देने से लगा करके किसानों को लेकर के खास कर ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई की जो सुविधा उनको मिलेगी। एक और आपकी भी बात जानकारी देना चाहूँगा, इसके साथ ही बोल देता हूँ कि अभी हमने अपनी किसानों को अपने पैरों पे खड़े होकर के उनकी जीवन में जो सबसे बड़ी कष्ट है, एक तो बिजली और एक पानी के लिए हम नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों के लिए हमने निर्णय किया है कि किसान को अपनी बिजली स्वयं की मिले, इसलिए जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है 1 लाख किसान, उनको सबको सोलर पंप दे करके उनकी हमेशा के लिए बिजली की उनकी उपलब्धता, और वो भी सोलर पंप के माध्यम से, केवल वो अपना रेगुलर कनेक्शन से, क्योंकि टेम्परेरी है तो रेगुलर कनेक्शन मिलता नहीं, लेकिन पूरे साल बिजली मिलेगी। ये सोलर पंप देने का हमने 1 लाख किसानों को निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। किसानों की दृष्टि से हमने और बहुत सारी योजना बनाई है, खास करके अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रियल बेल्ट में एथनॉल से लेकर के दूसरी फूड इंडस्ट्रियों के लिए हम ला रहा था कि किसानों के उत्पाद के आधार पर उनकी अपनी फसल का ठीक से लाभ मिले। मैं युवाओं की दृष्टि से बात करूं कि हमने शुरुआत तो की है विक्रम विश्वविद्यालय और बाकी विश्वविद्यालयों में आमतौर पर कुलपतियों को कुलपति कहते थे, तो खास करके बहनें जब कुलपति बन जाती है, ऐसे में मेरा अनुभव मैंने सुनाया था। एक बार इंदौर में मैं था, हमारी एक प्रोफेसर वहाँ की कुलपति थी, उनके पति आए कि आपके कुलपति का मैं पति हूँ। थोड़ा मेरे को बड़ा ऐसा लगा कि ये क्या कैसी भाषा है, क्या बात है ये। तो मैंने उस समय तो कुछ नहीं बोला, आकर के फिर मैंने कहा देखा देश भर में क्या इसका निदान हो सकता है। तो ध्यान में आया कि महाराष्ट्र के लोग कुलपति को कुलगुरु कहते हैं, तो हमने कहा ये मॉडल हमारा यहाँ चलेगा। तो हमने संशोधन करके कुलपतियों को कुलगुरु कहा है। तो कुलगुरु करते ही हमारे लिए गुरु परंपरा, गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश की ले जाने वाला मार्ग, उस परंपरा में हमने कुलगुरु करके, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे विश्वविद्यालय में निजी और सरकारी सभी विश्वविद्यालय में कुलगुरु कर दिया। अब लगातार हमारे यहाँ राज्य स्तरीय रोजगार के आपके 7 लाख युवाओं को 5,000 से अधिक लगातार स्वरोजगार के लिए भी हम ऋण दे रहे हैं, और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं पूरे प्रदेश में। खास करके ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जो सरकारी पद है वो तो हमने कहा ही है कि 1 लाख लोगों को तो तुरंत देंगे, लेकिन 2.5 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरियां भी देंगे। लेकिन उसके समानांतर जो जिस प्रकार के स्वरोजगार के अपने प्रकल्प के साथ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो लगभग हमारे यहाँ
4 लाख करोड़ के निवेश के साथ 3 लाख युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आधार पर हमारी सरकार ने इस पे काम किया। युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमारी कल्पना जो नई शिक्षा नीति को लेकर है, 55 ही जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू कर दिए। और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में भी खास बात ये रखी है कि हमारी बहनों को, जैसे मैं अकेले उदाहरण देता हूँ कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से कोई स्कूटी से आती है, कोई ऑटो से आती है, भाई हमारा कोई गाड़ी मोटरसाइकिल आता है, केवल 1 रुपये रोज में, बजाय वो 50 रुपये 100 रुपये का पेट्रोल जलाए, हर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को बस हमने दी है। बस से कॉलेज में आने जाने का हम भी अपन सब पढ़े, कभी सोचते नहीं थे कॉलेज में कोई बस देगा। प्राइवेट किसी कॉलेज में देते तो मालूम नहीं, मैं तो सरकारी कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो कभी सपना रहता था कि सरकारी कॉलेज कोई अपने बच्चों को लाने ले जाना करेगा विद्यार्थी को। लेकिन मुझे संतोष है कि 55 ही जिलों में 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में हमने ये प्रबंधन किया है कि आने जाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को उसकी लाभ मिले, उस आधार पर वो अपना इसका लाभ उठाएंगे। हमने बीएससी एग्रीकल्चर, माननीय हमारे वीडी जी हैं, हमने कहा कि कृषि आधारित प्रदेश है, तो कृषि आधारित प्रदेश में कम से कम खेती बागवानी वो अपने खुद की कर ले। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ये सभी दायरों को थोड़ा सा अपने सरकारी मापदंड के आधार पर निर्धारित करते हुए, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, हमने बीएससी एग्रीकल्चर को सभी शासकीय विश्वविद्यालय और अच्छे एक्सीलेंस वाले जो कॉलेज है वहां तक लेकर के कृषि संकाय के आधार पर भी लोग अपना काम धंधा करें, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए डेयरी की से जुड़ी हुई तकनीक के आधार पर ये भी इसके कोर्स को हमने जबलपुर के बाद इसको अन्य विश्वविद्यालय में ले जा रहा है धीरे धीरे करके। अर्थात रोजगार पर सभी कोर्स, बीएससी नर्सिंग से लेकर के पैरामेडिकल तक, ये आपने गौर किया होगा, हमने कहा केवल एक विश्वविद्यालय परीक्षा करा रहा, तो आपको ध्यान में जबलपुर में कठिनाइयाँ आई है, कई साल से कोर्ट कचहरी हुई है। तो पहले मेडिकल कॉलेज की जबलपुर की यूनिवर्सिटी नहीं थी, उसके पहले सारे विश्वविद्यालय अपनी अपनी परीक्षा कराते थे, उनका अपना सेटअप बना हुआ था। हमीदिया का अपना यहाँ का यूनिवर्सिटी एग्जाम कराती थी, इससे पहले जहाँ जहाँ के देवी अहिल्या अपने इंदौर मेडिकल कॉलेज की वो खुद परीक्षा कराती थी, नर्सिंग पैरामेडिकल। हमने वो वापस उस तरह में बढ़े, और ये नई शिक्षा नीति इस बात को प्रोत्साहन भी देती है कि हमको हमारे सभी बच्चों को समान विश्वविद्यालय, अब समान केवल लॉ की छोड़ करके सारे कोर्स के सभी विश्वविद्यालय में दायरे में आना चाहिए। हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विद्यार्थियों के लिए अंक सूची, उनके अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, ये सब ऑनलाइन कर दी है। कोई अभी वो अपना जमाना गया कि सबको अपन मार्कशीट संभालते फिरो, कोई गुम हो गया तो दिक्कत आ रही, दोबारा बनाना है। डीजी लॉकर के माध्यम से सभी युवाओं के लिए पूरे प्रदेश में अपने दस्तावेज का जहां से भी रोगे, केवल अपना लॉक खोलोगे, आप दस्तावेज किसी को भी बता सकते हो। तो ये जो बीच की जो गड़बड़ियां होती थी उससे बाहर ला करके सने सने धीरे धीरे सभी विश्वविद्यालय में लागू कर रहे हैं। इसी प्रकार से पोर्टल में पंजीयन, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, जो बच्चा एडमिशन लेगा सबका दस्तावेजीकरण के आधार पर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को भी जानकारी रहेगी। किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, कोई भी कोर्स में कोई भी एडमिशन लेता है, उसकी जानकारी होने से जो बीच की शिकायत आती थी पहले, वो सारी शिकायत निर्मूल होगी। मुझे इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि लगभग 35% आरक्षण पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनाओं को 1.29 करोड़, मतलब 1.29 लाख बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया। आपकी जानकारी, जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि भाई ये चल नहीं पाएगी, ये लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ाती जाए, अपने पैरों पे अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए। जब आप आय बढ़ाओगे तो स्वतः ही इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने में आप समर्थ हो जाते हो, सक्षम हो जाते हो। तो स्वाभाविक रूप से हमने इस दिशा में काम किया है कि हमारी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, खास करके बहनों की योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला उद्यमियों को हमने 850 एमएसएमई इकाइयों में 275 करोड़ की राशि का सीधा अंतरण किया। डीबीटी का हमने सिस्टम इसमें भी लाए कि केवल गरीब कल्याण के डीबीटी नहीं होना चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसकी भी राशि का अगर उसका हक बनता है तो सिंगल क्लिक से उसके खाते में भी सीधे सीधे पैसे पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो हमको पारदर्शिता के आधार पर इन सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलना चाहिए।
सैनिटेशन और हाइजीन योजना में 19 लाख बहनों को, बालिकाओं को 57 करोड़ की राशि सीधे सीधे उनके खाते में हमने डालने का प्रयास किया। ऐसी आहार योजना से लेकर बहुत सारी योजनाओं पे विस्तार से आपको दस्तावेज मिलेगा जिस पे अपन बात करेंगे। मैं उद्योग निवेश के संबंध में तो दोहराना चाहूँगा कि अभी इस जनवरी तक हमारे करीब करीब सभी संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो जाएगी, लेकिन 2025 का तो पूरा वर्ष हमने उद्योग वर्ष के रूप में ही मनाने का निर्णय किया। अर्थात संभाग से भी हम नीचे ले जा करके सभी जिलों तक औद्योगिकरण की इस अभियान में सबको सहभागी बनाना चाह रहे हैं। हर एक कोई किसी भी सेक्टर में निवेश करना चाहे। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश के अंदर भूगर्भ संपदा, वन संपदा, जल संपदा, भौगोलिक भूमि पर्याप्त है। ऐसे में हम अलग अलग प्रकार के, पहला हमारा चरण है अपने स्थानीय उद्योगपति जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपना काम करें, उनके काम को बढ़ाए। दूसरा, एक काम से दूसरे काम में जो जाना चाहते हैं उसको भी मदद कर रहे हैं। तीसरा, इसके अलावा देश के अंदर के बाकी उद्योगपति जो अपने अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड नाम से काम कर रहे हैं वो आकर हमारे प्रदेश में काम करें, हम उसको भी मदद करने को तैयार है। चौथा, इसके अलावा कोई विदेश के बैठे हुए निवेशक है वो भी आना चाहे तो समान रूप से हम इस पे पूरे पे काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग इसी आधार पर 4 लाख करोड़ का, जैसे मैंने पहले अपना उल्लेख किया, और इसके लिए हमने उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और अगले महीने 16 तारीख को हम शहडोल संभाग की करेंगे। फिर भोपाल में पहली बार ग्लोबल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी समय अपनी अनुमति दी है। वो 24 फरवरी को हमारे यहाँ ये कॉन्क्लेव होगी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं शामिल होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि एक तरह से हमारे पास ये 3 महीने का रोडमैप अभी तैयार हुआ जिसमें प्रधानमंत्री लगातार हमारे पास इन कामों से जुड़ेंगे। लेकिन इसके लिए भी हमने अपने संभाग में भी की, लेकिन मुंबई, बेंगलोर, कोयम्बटूर, कोलकाता और अब बाकी राज्यों के अलग अलग ऐसे निवेश की बड़ी संभावना के महानगरों में जाकर के भी हमारे अधिकारी वहाँ रोडमैप करके अपनी सारी चीज़ों की, अपनी पॉलिसियों के बारे में बात कर रहे हैं जिस आधार पर बड़े पैमाने पे लोग आकर्षक हो रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि निवेश प्रोत्साहन का ये पूरा अभियान हमारे सारे कामों पे सबसे उत्साहवर्धक है, जो किसी भी राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए एक पर्याप्त और एक ठोस काम है जिस पे हमको बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात का भी आनंद है कि हमारी समृद्ध हो रही संस्कृति पे भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम एक तरफ भगवान राम के श्री राम वनगमन पथ की पर काम कर रहे हैं तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के भी पाथेय योजना पे काम कर रहे हैं। अर्थात बदलते दौर में आजकल हमारे पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी रोजगार की बड़ी संभावना है। इसलिए समान रूप से युवाओं को, स्थानीय निवेश को या अलग अलग प्रकार से कहीं न कहीं सबकी वित्तीय व्यवस्था के लिए पूरे देश के बाहर के लोगों को भी हमारे यहाँ के तीर्थ स्थान, अब छोटी सी बात है, भगवान कृष्ण का जैसे ही हम उनकी तीर्थ की बात करते हैं तो एकदम मथुरा क्लिक होती है या द्वारका क्लिक होती है, लेकिन जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व, वो उज्जैन का महत्व, वो इंदौर की जाना पाओ पहाड़ी का महत्व है, या रुक्मी के साथ भगवान कृष्ण ने धार के पास अमजेरा में युद्ध किया, वो उनका अपना चिन्ह है। केवल समाज के सामने स्थापित करने की जरूरत है। या गरीबी अमीरी के दोनों का नारायण धाम है जहाँ भगवान कृष्ण ने रात गुजारी थी अपने मित्र सुदामा के साथ।